अनन्या शर्मा की नीली बत्ती वाली गाड़ी जब पटना के जिला मुख्यालय की सीमा में दाखिल हुई तो हवा में एक अलग ही भारीपन महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा था और सायरन की गूंज हवा को चीर रही थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग अपनी नई जिला मजिस्ट्रेट की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। अनन्या ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा, जहां धूल और धूप ने एक धुंधली परत बना दी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसी मिट्टी पर वापस आई है जहां उसका बचपन बीता था। पुलिस के जवानों ने जैसे ही सलामी दी, अनन्या के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। यह सम्मान केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उस पद के लिए था जिसे हासिल करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फूलों की मालाओं और नारों के बीच उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह उन गलियों को पहचान रही थी जहां वह कभी नंगे पैर दौड़ती थी। भीड़ की जय जयकार उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो उसे बेचैन कर रही थी। गाड़ी धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रही थी, जहां भव्य स्वागत समारोह की तैयारियां की गई थीं। अनन्या ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता हरिप्रसाद हमेशा कहा करते थे कि एक दिन उनकी बेटी इस शहर पर राज करेगी। आज वह दिन आ गया था, लेकिन वह गौरव साझा करने के लिए उसके पिता उसके साथ नहीं थे। इस विचार ने उसके मन में एक गहरा दर्द भर दिया। समारोह के दौरान जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने माइक हाथ में लिया और जनता को संबोधित किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तस्वीरा भाई, तो उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई करुणा भी झलक रही थी। उसने शिक्षा और ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यही वे हथियार थे जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, जैसे वह कोई देवी हो जो उनके दुखों को दूर करने आई हो। लेकिन अनन्या जानती थी कि इस ऊंचे पद की अपनी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। मंच से उतरते समय उसकी नजर अपने चाचा शंभूनाथ पर पड़ी, जो सामने की कतार में बैठकर कृत्रिम मुस्कान बिखेर रहे थे। शंभू वही व्यक्ति थे जिन्होंने 3 साल पहले उसे यह दुखद समाचार दिया था कि उसके पिता महामारी की भेंट चढ़ गए हैं। उस समय अनन्या दिल्ली में अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो पाई थी। शंभू की आंखों में आज जो गर्व दिख रहा था, वह अनन्या को बहुत ही बनावटी और संदिग्ध महसूस हो रहा था। शाम को जब वह अपने विशाल सरकारी बंगले में पहुंची तो वहां की भव्यता ने उसे डरा दिया। इतने बड़े कमरों और नौकर चाकर के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपने सूटकेस से अपने पिता की एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकाली और उसे मेज पर रख दिया। तस्वीर में हरिप्रसाद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कड़ी मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। अनन्या ने उस तस्वीर को चूम लिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि सफलता का स्वाद उसे बहुत कड़वा लग रहा था। रात के सन्नाटे में वह बंगले के बरामदे में टहल रही थी और आसमान में चमकते सितारों को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह आज एक शक्तिशाली जिला मजिस्ट्रेट बन गई है, लेकिन उसका हृदय अभी भी उसी छोटी बच्ची का है जो अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाती थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस जिले के हर गरीब और असहाय व्यक्ति की सेवा करेगी, ताकि किसी और पिता को अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जान न गंवानी पड़े। अगली सुबह अनन्या ने अपने कार्यालय में कार्यभार संभाला और सबसे पहले उन फाइलों को मंगवाया जो रुकी हुई थीं। उसके काम करने का अंदाजा बहुत सख्त था, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसके शासन में लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। अधिकारी उसकी उम्र को देखकर उसे कम आंकने की गलती कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने उन्हें डरा दिया। वह अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को अपने पेशेवर कर्तव्यों के बीच कभी नहीं आने देना चाहती थी। लंच के समय उसके पास उसके चाचा शंभूनाथ का फोन आया।
जो उसे बधाई देने और कुछ काम के सिलसिले में मिलना चाहते थे। अनन्या ने उन्हें ठंडेपन से जवाब दिया और शाम को मिलने का समय दिया। उसे याद था कि कैसे पिता की मृत्यु के बाद शंभू ने उनकी जमीन अपने नाम करवा ली थी। हालांकि उस समय उसने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन अब वह एक बदली हुई महिला थी। उसके पास अब कानून की पूरी ताकत थी। शाम को जब शंभूनाथ बंगले पर आए तो अनन्या ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन दूरी बनाए रखी। शंभू ने ढेर सारी बातें की और बताया कि कैसे उन्होंने पिता की याद में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया है। अनन्या चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ तो गलत है। उसने महसूस किया कि शंभू की बातों में सच्चाई कम और चालाकी ज्यादा थी। फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और उन्हें चाय पिलाकर ससम्मान विदा कर दिया। अकेले बैठकर अनन्या ने डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें उसने अपने पहले दिन के अनुभवों को दर्ज किया। उसने लिखा कि सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर इसे सेवा का माध्यम बनाया जाए तो यह वरदान है। उसे बार बार वह रेलवे स्टेशन याद आ रहा था जहां से वह सालों पहले विदा हुई थी। उस समय स्टेशन की हालत बहुत जर्जर थी और वहां बहुत सारे भिखारी रहते थे। उसने तय किया कि कल वह अचानक उस सालों बनाया स्टेशन का दौरा करेगी और वहां की व्यवस्था का जायजा लेगी। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा शहर सो रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खिड़की से दूर जलती हुई बत्तियों को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या उसके पिता वास्तव में उसे देख रहे होंगे। उसे लगा कि शायद उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह इस समाज की गंदगी को साफ कर देगी। उसने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और अंधेरे में बैठकर अपनी अगली योजनाओं के बारे में सोचने लगी, जो पूरे जिले की तस्वीर बदलने वाली थी। अगले दिन की कार्य योजना तैयार थी और उसका पहला लक्ष्य था स्वच्छ जिला अभियान। इसके तहत उसे सभी सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों को अतिक्रमण और अवांछित तत्वों से मुक्त करना था। उसे पता था कि यह काम कठिन होगा और कई लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया कि सुबह 5 बजे बिना किसी औपचारिक सूचना के स्टेशन की ओर प्रस्थान करने की तैयारी रखी जाए। अनन्या का मानना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, बल्कि उन्हें पुनर्वास के अवसर दिए जाएं। वह चाहती थी कि पटना का रेलवे स्टेशन न केवल साफ हो, बल्कि वहां आने वाले यात्रियों को सुरक्षा और सम्मान का अनुभव हो। उसने अपनी वर्दी पहनी और शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास और पुरानी यादों का मिश्रण था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण फूटी, अनन्या का काफिला धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि शहर अभी जाग ही रहा था। कुछ लोग चाय की दुकानों पर जमा थे और कुछ मजदूर अपने काम पर निकल रहे थे। उसे उन मजदूरों को देखकर हमेशा अपने पिता की याद आती थी, जो इसी तरह सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाते थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो, लेकिन उसने इसे थकान समझकर टाल दिया। स्टेशन के पास पहुंचते ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने वहां सो रहे लोगों और दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मचा दी। अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर बढ़ी। वहां गंदगी और बदबू का अंबार था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने स्टेशन मास्टर को तुरंत तलब किया और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। उसकी कड़क आवाज ने वहां मौजूद हर कर्मचारी को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा पहले ही शहर में फैल चुकी थी। अनन्या ने आदेश दिया कि जितने भी लोग स्टेशन परिसर में अवैध रूप से सो रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए। पुलिसकर्मियों ने लाठियां खटखटानी शुरू की और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अनन्या एक कोने में खड़ी होकर
इस पूरी कार्रवाई का निरीक्षण कर रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि इन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर उसे नियमों का पालन करना ही था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति एक फटे हुए कंबल में लिपटा हुआ था और एक कोने में दुबक कर बैठने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसका शरीर बहुत ही कमजोर और कंकाल जैसा लग रहा था। जब एक पुलिसकर्मी ने उसे धक्का दिया तो वह बूढ़ा गिर पड़ा और उसके हाथ से एक छोटी सी कटोरी छिटक कर दूर गिर गई। अन्या का दिल पसीज गया और वह उस बूढ़े की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, बिना यह जाने कि यह पल उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही अनन्या उस बूढ़े व्यक्ति के करीब पहुंची, उसने देखा कि वह कांपते हाथों से अपनी कटोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी एक आंख सफेद मोतियाबिंद से ढकी हुई थी और दूसरी आंख में आंसू भरे हुए थे। उसने एक फटी हुई कमीज पहन रखी थी जो मिट्टी से पूरी तरह सनी हुई थी। अनन्या ने झुककर उसकी कटोरी उठाई और उसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस समय उसे उस बूढ़े के चेहरे पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके पूरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ा दी। अनन्या की सांसें जैसे थम गईं और उसके हाथ से कटोरी गिर गई। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की बनावट, उसके माथे की वह गहरी लकीर और उसके दाहिने हाथ पर बना वह छोटा सा जलने का निशान, सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हरिप्रसाद थे, जिन्हें वह 3 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी। उसकी दुनिया जैसे एक पल में ढह गई और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हरिप्रसाद के लिए दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण से बहुत पहले हो जाती थी। बिहार के एक छोटे से गांव में उनकी झोंपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी थी, लेकिन उनके सपने आसमान छूते थे। अपनी छोटी सी बेटी अनन्या को सोते हुए देख वह अक्सर मुस्कुराते थे और उसकी पढ़ाई के लिए भगवान से शक्ति मांगते थे। उनके पास केवल एक पुरानी साइकिल और कुछ फटे हुए कपड़े थे, लेकिन उनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। वह गांव के जमींदार के खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सके। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता था, तब भी हरिप्रसाद खेत में पसीना बहाते रहते थे। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी और सिर पर फटा हुआ गमछा बंधा रहता था। वह दिन भर गन्ने के भारी गट्ठर ढोते थे ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। प्यास से गला सूख जाता था, लेकिन वह पानी पीने के लिए भी समय बर्बाद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख पास आ रही है और अनन्या की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। उनके पैर थकते थे, पर इरादे नहीं। शाम को जब वह थक हारकर घर लौटते तो अनन्या दौड़कर उनके गले लग जाती थी। हरिप्रसाद अपनी सारी थकान भूल जाते और अपनी झोली से एक छोटा सा अमरूद या कोई सस्ती मिठाई निकालते। वह अनन्या को अपनी गोद में बिठाकर अक्षर ज्ञान सिखाते थे। हालांकि वह खुद कभी स्कूल नहीं गए थे। वह जानते थे कि शिक्षा ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सकती है। अनन्या की आंखों में चमक देखकर उन्हें विश्वास हो जाता था कि उनकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और समाज में उनका नाम होगा। एक बार अनन्या को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ महंगी किताबों की जरूरत पड़ी, लेकिन घर में अनाज के दाने भी कम थे। हरिप्रसाद ने उस रात खाना नहीं खाया और चुपचाप अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाजार चले गए। उन्होंने अपनी उस इकलौती संपत्ति को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया ताकि बेटी की किताबें खरीदी जा सके। जब वह पैदल घर लौटे तो अनन्या ने पूछा कि साइकिल कहाँ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया कि वह मरम्मत के लिए दी है। उनकी आंखों में उस समय जो दर्द था वह अनन्या कभी नहीं भूल पाई। गांव के कुछ लोग अक्सर हरिप्रसाद का मजाक उड़ाते थे कि एक गरीब मजदूर अपनी बेटी को कलेक्टर बनाने का सपना देख रहा है। वे कहते थे कि लड़कियों को केवल घर का काम सिखाना चाहिए और उनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन हरिप्रसाद ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में लगे रहे। उनके लिए अनन्या केवल एक बेटी नहीं थी,
बल्कि उनकी तपस्या का फल थी, जिसे वे दुनिया के सामने साबित करना चाहते थे। उन्होंने समाज की दकियानुसी सोच के खिलाफ एक मौन युद्ध छेड़ रखा था, जिसकी जीत केवल अनन्या की सफलता में थी। जब अनन्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली, तो आगे की शिक्षा के लिए उसे शहर जाना पड़ा। हरिप्रसाद ने गांव छोड़ दिया और पटना में एक रिक्शा चलाने वाले के रूप में काम करने लगे। शहर की भीड़भाड़ और प्रदूषण ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन भर रिक्शा चलाते और रात को एक फुटपाथ के किनारे सो जाते थे, ताकि कमरे का किराया बचा सकें। वह जो भी कमाते, उसका बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर के जरिए अनन्या को दिल्ली भेज देते थे, ताकि वह कोचिंग कर सके। हरिप्रसाद हमेशा कहते थे कि कर्म ही पूजा है, और जो दूसरों के लिए जीता है वही असली इंसान है। उन्होंने अनन्या को सिखाया कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। वह अक्सर गरीब लोगों की मदद करते थे, भले ही उनके पास खुद के लिए कुछ न हो। एक बार उन्होंने अपनी पूरी दिन की कमाई एक घायल कुत्ते के इलाज के लिए दे दी थी। अनन्या ने अपने पिता से यही करुणा और दृढ़ता सीखी थी, जो बाद में उसके प्रशासनिक जीवन का आधार बनी। उनके शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनन्या अपनी पढ़ाई में और अधिक व्यस्त होती गई और घर कम आने लगी। हरिप्रसाद को गर्व था कि उनकी बेटी देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अपनी बीमारी को छुपाते रहे, ताकि अनन्या का ध्यान न भटके और वह अपनी मेहनत जारी रखे। उन्होंने पत्रों के माध्यम से उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वह कितनी तंगी में जी रहे हैं। उनकी चिट्ठियों में केवल प्यार और दुआएं होती थीं, जिनमें छिपा हुआ संघर्ष अनन्या की आंखों से उस समय ओझल रहा। इसी दौरान शंभूनाथ ने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो खुद को बहुत हितैषी दिखाता था। शंभू की नजर हरिप्रसाद की उस छोटी सी जमीन पर थी, जो गांव में अब भी उनके नाम थी। उसने धीरे धीरे हरिप्रसाद का विश्वास जीत लिया और उन्हें शहर में एक अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। मासूम हरिप्रसाद को लगा कि शायद अब उनके दिन फिर जाएंगे और वह अनन्या की पढ़ाई के लिए और अधिक पैसे जुटा पाएंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही खून के रिश्ते में कितनी कड़वाहट और मक्कारी छिपी हुई थी। कड़ी मेहनत और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण हरिप्रसाद का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और फेफड़ों में संक्रमण ने घर कर लिया था। फिर भी वह रिक्शा चलाना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अनन्या की फीस में देरी न हो जाए। वह रातों को जागकर पुरानी यादों को ताजा करते और अनन्या के बचपन के खिलौनों को सहलाते थे। उनके लिए वही यादें जीने का एकमात्र सहारा थीं। वे खुद को तिल तिल जलाकर अपनी बेटी के जीवन में रोशनी भर रहे थे। एक बरसात की रात को हरिप्रसाद एक सवारी को छोड़कर लौट रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उनके रिक्शेखो को टक्कर मार दी। वह सड़क के किनारे जा गिरे और उनके सिर पर गहरी चोट आई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। रात भर वह बारिश में भीगते हुए वहीं तड़पते रहे और सुबह किसी राहगीर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उस दुर्घटना ने न केवल उनके शरीर को तोड़ दिया, बल्कि उनकी याददाश्त पर भी हल्का असर डाला। अस्पताल के खर्चों ने उनके पास जमा की हुई सारी पूंजी खत्म कर दी और वह असहाय हो गए। जब शंभूनाथ को इस दुर्घटना के बारे में पता चला, तो उसने मदद करने के बजाय इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने अस्पताल जाकर हरिप्रसाद से कुछ कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए, ये कहकर कि ये सरकारी सहायता के फॉर्म हैं। हकीकत में वे जमीन की बिक्री के दस्तावेज थे, जिन्हें शंभू ने अपने नाम करवा लिया था। हरिप्रसाद इतने कमजोर थे कि वे कुछ समझ नहीं पाए और बस रोते रहे। शंभू ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अनन्या को सब बता देगा, लेकिन उसने इसके विपरीत दिल्ली में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अनन्या ने कई बार पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन शंभू ने बहाना बना दिया कि फोन खराब है या वे काम पर बाहर गए हैं। धीरे धीरे संपर्क टूटने लगा
और अनन्या के मन में चिंता घर करने लगी। वह अपनी परीक्षाओं के कारण गांव नहीं जा पा रही थी और शंभू ने उसे यकीन दिला दिया कि सब कुछ ठीक है। हरे प्रसाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब अपने पुराने ठिकाने पर पहुंचे तो उनका रिक्शा चोरी हो चुका था। अब उनके पास न काम था, न छत और न ही अपनी बेटी से बात करने का कोई साधन बचा था। हरिप्रसाद ने कई बार पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि वे शब्द नहीं देख पाते थे। उन्होंने अजनबियों से मिन्नतें की कि कोई उनका संदेश अनन्या तक पहुंचा दे, लेकिन इस मतलबी दुनिया में किसी के पास समय नहीं था। वे स्टेशन के पास भटकने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कोई परिचित मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और वे एक भिखारी की तरह दिखने लगे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि अपनी बेटी को एक बार देख सकें। जैसे जैसे समय बीता, हरिप्रसाद का मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा। वे अक्सर सड़क पर चलते हुए अनन्या का नाम पुकारते थे। लोग उन्हें पागल समझकर पत्थर मारते या मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका पितृ प्रेम अटूट था। उन्होंने कभी भी भीख मांगना स्वीकार नहीं किया था, लेकिन भूख की तड़प ने उन्हें मजबूर कर दिया। वे स्टेशन के एक अंधेरे कोने में बैठ जाते और अपनी किस्मत पर रोते थे। उनके पास केवल एक पुरानी फटी हुई फोटो थी जिसमें अनन्या स्कूल की वर्दी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वे उस फोटो को अपनी छाती से चिपका कर सो जाते थे। उधर दिल्ली में अनन्या दिन रात पढ़ाई कर रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसे बार बार गांव की याद आती थी, लेकिन शंभू के भेजे गए झूठे पत्रों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिता उससे नाराज हैं। शंभू ने लिखा था कि हरिप्रसाद ने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा है और वे खुद बहुत व्यस्त हैं। अनन्या ने अपनी सारी ऊर्जा किताबों में झोंक दी और धीरे धीरे एक मेधावी छात्रा के रूप में उभरने लगी। उसे पता नहीं था कि उसके पिता किस नरक में जी रहे हैं। जब कोरोना की लहर आई तो शंभू ने इसे अपने अंतिम दांव के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अनन्या को फोन करके रोते हुए बताया कि उसके पिता संक्रमण की चपेट में आ गए और उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। उसने फर्जी श्मशान घाट की रसीदें भी भेज दीं ताकि अनन्या को शक न हो। अनन्या के लिए यह खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। वह हफ्तों तक कमरे में बंद होकर रोती रही। उसकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया गया था, या कम से कम उसे यही विश्वास दिलाया गया था। पिता की मृत्यु के बाद अनन्या ने अपनी जिंदगी को समाज सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यदि वह एक बड़ी अधिकारी बनती है तो वह उन गरीब पिताओं की मदद कर पाएगी जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसने यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा यह मलाल रहा कि उसके पिता यह गौरव देखने के लिए जीवित नहीं थे। वह उनकी याद में अक्सर गरीबों को दान देती थी। सच्चाई यह थी कि हरिप्रसाद उस महामारी में भी बच गए थे। हालांकि उनकी स्थिति अब एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। वे स्टेशन के कूड़े के ढेर के पास बैठकर रोटियों के टुकड़ों की तलाश करते थे। उनकी याददाश्त अब धुंधली पड़ती जा रही थी, लेकिन अनन्या का चेहरा उनके दिमाग में एक पत्थर की लकीर की तरह अंकित था। वे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन को देखते थे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अनु किसी डिब्बे से उतरकर उन्हें गले लगा लेगी। नियति ने उन्हें इस तरह के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिस दिन अनन्या ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, उसने अपनी मां और पिता की फोटो के सामने शपथ ली कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा अन्याय उसके अपने ही घर में हुआ है। उसने पटना में अपनी पहली पोस्टिंग मांगी क्योंकि वह उन गलियों में लौटना चाहती थी जहां उसके पिता ने पसीना बहाया था। प्रशासन ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और वह एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में वापस लौटी।
वह अपने पिता के सपनों के महल को सजाने आई थी, जबकि वे खुद बेघर होकर भटक रहे थे। जब वह स्टेशन पर पहुंची तो उसका इरादा केवल अव्यवस्था को सुधारना था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि कानून का डंडा जो वह चलवा रही है वह उसके अपने पिता की जर्जर हड्डियों पर गिरने वाला है। स्टेशन की सफाई का उसका आदेश एक तरह से उसके अपने अतीत को साफ करने जैसा था, जिसे वह अब भूलना चाहती थी। पुलिस की वर्दी में सजे जवान जब गरीबों को धकेल रहे थे तो अनन्या को उनमें व्यवस्था दिख रही थी, करुणा नहीं। लेकिन विधाता ने उस दिन कुछ और ही भयावह और भावुक दृश्य रचने की योजना बनाई थी। शंभूनाथ गांव का एक अत्यंत चतुर और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसकी लालची निगाहें हमेशा हरिप्रसाद की छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर टिकी रहती थी। जब उसने देखा कि हरिप्रसाद अपनी इकलौती बेटी अनन्या को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर चले गए हैं, तो उसे अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने का सबसे उपयुक्त अवसर दिखाई दिया। उसने बड़ी चालाकी से पिता और पुत्री के बीच के सभी संचार माध्यमों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य उन दोनों के बीच अविश्वास की एक ऐसी गहरी दीवार खड़ी करना था जिसे कोई भी सच कभी भी लांघ न सके। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में अनन्या अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और वह पूरी तरह शंभू चाचा की सूचनाओं पर निर्भर थी। उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसके पिता जो खून पसीने की कमाई भेजते थे, शंभू उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में रख लेता था। जब भी अनन्या अपने पिता की आवाज सुनने की जिद करती, शंभू कोई न कोई झूठा बहाना बनाकर उसे टाल देता था। उसने अनन्या को यह विश्वास दिला दिया था कि उसके पिता अब बहुत व्यस्त रहने लगे हैं और अपनी दुनिया में पूरी तरह मस्त हैं। पटना की भीड़-भाड़ वाली गलियों में हरिप्रसाद अपनी भूख और प्यास की चिंता किए बिना काम करते थे, ताकि अपनी बेटी का भविष्य संवार सके। वे हर महीने शंभू को पैसे देते थे, जिसे वह अनन्या तक पहुंचाने का वादा करता था। शंभू उन्हें बार बार यह झूठी कहानी सुनाता कि अनन्या अब एक बड़े शहर की हवा में रंग गई है और उसे अपने गरीब और अनपढ़ पिता से बात करने में शर्म महसूस होती है। उसने यह भी कहा कि अनन्या ने स्पष्ट मना किया है कि उसे अब घर से कोई भी फोन या संदेश न भेजा जाए। झूठ और धोखे की यह बिसात इतनी सावधानी से बिछाई गई थी कि दोनों मासूम आत्माएं एक दूसरे की तड़प से पूरी तरह अनजान थीं। अनन्या को लगता था कि उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया है, जबकि हरिप्रसाद को लगता था कि उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। शंभूनाथ बड़ी निर्दयता से उनके पत्रों को कूड़ेदान में डाल देता था और फोन कॉल्स को काट देता था। इस साजिश ने न केवल उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति गहरी गलतफहमी और कड़वाहट के बीज भी बो दिए थे। जब शंभू को पूरी तरह यकीन हो गया कि अब उन दोनों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं बचा है, तो उसने जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी शुरू कर दिया। उसने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर हरिप्रसाद की पुश्तैनी जमीन को अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया। उस समय हरिप्रसाद अपनी दुर्घटना के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। शंभू ने उनकी लाचारी का पूरा फायदा उठाया और उनके अंगूठे के निशान ऐसे कागजों पर ले लिए जिनका मतलब वे कभी समझ ही नहीं पाए। उसने उनकी रही सही उम्मीदें भी पूरी तरह छीन लीं। महामारी के कठिन समय ने शंभू को अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलने का मौका दिया, ताकि वह अनन्या को हमेशा के लिए दूर कर सके। उसने दिल्ली फोन करके अनन्या को बताया कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उचित इलाज न मिलने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया है। उसने यहां तक कह दिया कि संक्रमण की वजह से अधिकारियों ने लाश का अंतिम संस्कार खुद ही कर दिया है। अनन्या के पास उस समय गांव आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भारी मन से इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया। पिता के निधन की खबर सुनकर अनन्या का संसार जैसे उजड़ गया और वह कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने कमरे में बंद पड़ी रही। उसने सोचा कि अब उसकी सफलता का कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए
वह यह सब कर रही थी। वह अब नहीं रहा। हालांकि उसने जल्द ही खुद को संभाला और तय किया कि वह अपने पिता के सम्मान के लिए एक महान अधिकारी बनकर दिखाएगी। उसने अपने दुख को अपनी ऊर्जा बनाया और यूपीएससी की तैयारी में अपनी पूरी जान लगा दी। वह अब एक पत्थर की तरह कठोर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब हरिप्रसाद अस्पताल से स्वस्थ होकर बाहर निकले तो उनके पास न तो पैसे थे और न ही सिर छिपाने के लिए कोई छत बची थी। वे जब अपनी जमीन और घर पर दावा करने गांव पहुंचे तो शंभू ने उन्हें पहचानने तक से मना कर दिया। उसने गांव वालों के सामने उन्हें एक पागल और ढोंगी करार दिया जो उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। अपमानित और लज्जित होकर हरिप्रसाद वापस पटना लौट आए और अपनी बेटी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके पास न तो उसका पता था और न ही कोई साधन। अनन्या अब दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में एक उभरता हुआ सितारा बन चुकी थी और उसकी मेहनत की चर्चा हर जगह होने लगी थी। उसे लगता था कि उसके पिता स्वर्ग से उसे देख रहे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि वे हकीकत में पटना की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थे। शंभू ने अनन्या को यह भी बताया था कि गांव का घर भी अब बिक चुका है और वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह उसने अनन्या के लिए अपने अतीत के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए ताकि उसका राज सुरक्षित रहे। हरिप्रसाद ने पटना के रेलवे स्टेशन को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद कभी अनन्या यहां से गुजरेगी। वे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन के डिब्बों में अपनी अनु को तलाशते थे और हर युवा लड़की को उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और वे भूख के कारण कंकाल मात्र रह गए थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब पेट की आग असहनीय हो गई तो उन्हें मजबूरी में अजनबियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। उनका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अनन्या ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में उच्च स्थान प्राप्त किया। उसकी इस सफलता की खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर छाई हुई थी, लेकिन हरिप्रसाद को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। शंभूनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में कोई भी अनन्या की कामयाबी के बारे में हरिप्रसाद को न बता पाए। वह अब भी डरा हुआ था कि यदि सच्चाई सामने आई तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। उसने अपनी नजरें सतर्क रखीं। अनन्या की ट्रेनिंग के दौरान उसे कई राज्यों का दौरा करना पड़ा, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने बिहार की मिट्टी के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा। उसे याद आता था कि कैसे उसके पिता उसे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाते थे और उसे ऊंचे सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। वह अक्सर रात के अंधेरे में अपने पिता की तस्वीर से बात करती और उनसे माफी मांगती कि वह उनके अंतिम समय में उनके पास नहीं थी। उसे यह मलाल ताउम्र सताने वाला था कि वह अपनी सफलता का श्रेय उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं दे पाई। पटना स्टेशन पर रहने वाले अन्य भिखारियों के बीच हरिप्रसाद को पागल बाबा के नाम से जाना जाने लगा था क्योंकि वे अक्सर खुद से बातें करते थे। वे अपनी धुंधली आंखों से स्टेशन के साइन बोर्ड को देखते और कल्पना करते कि एक दिन वहां उनकी बेटी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होगा। उनकी याददाश्त अब बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्हें अपना नाम और अपनी बेटी का नाम अच्छी तरह याद था। वे अपनी फटी हुई कमीज की जेब में अपनी बेटी की बचपन की एक छोटी सी तस्वीर हमेशा संभाल कर रखते थे। जब अनन्या को पटना का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वह इसी मिट्टी की बेटी थी। शंभूनाथ को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत गांव छोड़ने की योजना बनाई ताकि अनन्या की नजरों से बच सके। उसे डर था कि यदि अनन्या कभी हरिप्रसाद से मिल गई तो उसका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। वह अपनी संपत्ति और जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने की तैयारी करने लगा। अनन्या ने अपना पदभार संभालते ही जिले की व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए
और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना आता था और वह चाहती थी कि समाज के सबसे निचले तबके को न्याय मिले। उसे पता नहीं था कि जिस न्याय की वह बात कर रही है, उसका सबसे बड़ा शिकार उसके अपने ही पिता हुए हैं। उसने शहर को सुंदर बनाने की योजना बनाई, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों से सभी अनचाहे तत्वों और भिखारियों को हटाना अनिवार्य था। यह निर्णय ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शंभू ने भागने से पहले एक आखिरी कोशिश की कि वह हरिप्रसाद को किसी तरह शहर से बाहर भेज दे, ताकि वे अनन्या के सामने न आए। उसने स्टेशन जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भीड़-भाड़ और अंधेरे के कारण उसे वे कहीं नजर नहीं आए। उसने सोचा कि शायद वे अब तक मर चुके होंगे या कहीं दूर चले गए होंगे। वह अपनी किस्मत पर भरोसा करके शांत हो गया और अपनी चोरी की हुई दौलत का आनंद लेने लगा। उसे लगा कि पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है और वह कानून की पहुंच से बहुत दूर है। स्टेशन के उस कोने में जहां हरिप्रसाद रहते थे, वहां बहुत गंदगी थी, लेकिन उन्हें अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस अपनी बेटी की यादों के सहारे जीवित थे और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी जहां भी हो, खुश रहे। उन्हें अपनी भूख का एहसास भी अब कम होने लगा था, क्योंकि उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर का साथ छोड़ रही थी। फिर भी उनके मन की एक छोटी सी लौ उन्हें मरने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अनु वापस आएगी। अनन्या के आदेश पर जब पुलिस बल ने स्टेशन की घेराबंदी की, तो वहां मौजूद हर गरीब के दिल में डर बैठ गया कि अब उनका क्या होगा। पुलिस वाले बिना किसी दया के लोगों को सामान सहित बाहर फेंक रहे थे और उन पर चिल्ला रहे थे। अनन्या खुद वहां मौजूद रहकर यह सब देख रही थी, ताकि काम में कोई ढिलाई न हो। उसे लग रहा था कि वह शहर का भला कर रही है और उसे नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे जरा भी आभास नहीं था कि विधाता ने उसके लिए क्या योजना बना रखी थी। स्टेशन मास्टर और अन्य बड़े अधिकारी अनन्या के पीछे पीछे चल रहे थे और उसकी हर बात पर जी हुजूर कह रहे थे। अनन्या की चाल में एक आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी उदासी छिपी हुई थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के अंत में पहुंची, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पुलिस की लाठी से बचने की कोशिश कर रहा है। उस दृश्य ने उसके मन में अचानक एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी और उसे लगा कि जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। उसने पुलिस वाले को रुकने का इशारा किया। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज में जो कराह थी, वह अनन्या के कानों में किसी परिचित धुन की तरह गूंजने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ था और अपनी फटी हुई तस्वीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब अनन्या की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, तो उसे लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो, क्योंकि वह तस्वीर उसकी अपनी थी। वह सच जो 3 साल से दबा हुआ था, अब एक झटके में उसके सामने पूरी तरह से नग्न खड़ा था। अनन्या ने कांपते हुए उस बूढ़े के चेहरे से गंदे बालों को हटाया और अपनी आंखों से ओझल होते हुए आंसुओं के बीच अपने पिता को पहचाना। वह चिल्लाई, पिताजी, और उनके चरणों में गिर गई, जिससे वहां मौजूद सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। जो महिला कुछ देर पहले पूरे जिले पर शासन कर रही थी, वह अब एक लाचार बच्ची की तरह अपने पिता के फटे हुए कपड़ों को पकड़कर रो रही थी। शंभू के द्वारा बनाई गई झूठ की वह विशाल दीवार एक पल में रेत के महल की तरह ढह गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तंग गलियां अनन्या के लिए एक कठिन युद्ध के मैदान जैसी थीं। वहां की भीषण गर्मी और निरंतर शोर शराबे के बीच उसने खुद को एक छोटे से सीलन भरे कमरे में कैद कर लिया था। उसके पास केवल कुछ पुरानी किताबें और अपने पिता का वह अटूट विश्वास था, जिसने उसे गांव से यहां तक पहुंचाया था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती और देर रात तक किताबों के पन्नों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक ही अटूट सपना था, अपने पिता की आंखों में वह गौरव और खुशी देखना। पैसे की किल्लत
अनन्या के लिए रोज की एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि गांव से आने वाली मदद अब पूरी तरह बंद हो गई थी। उसने पास के एक स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वह अपने कोचिंग और साधारण खाने का खर्च निकाल सके। कभी कभी वह केवल एक वक्त की चाय और बिस्किट खाकर पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन उसकी ज्ञान की भूख कभी कम नहीं हुई। वह बार बार अपने पिता को पत्र लिखती थी, लेकिन शंभू की साजिशों के कारण उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसका संघर्ष पूरी तरह से एकाकी था। जब शंभू ने उसे फोन पर पिता की झूठी मृत्यु का समाचार दिया, तो अनन्या की दुनिया एक पल में पूरी तरह बिखर गई। वह हफ्तों तक अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठी रही और भगवान से सवाल पूछती रही कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पास घर वापस जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, और शंभू ने उसे आने से मना कर दिया था। उस असीम दुख की घड़ी में उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को सुखाया और उस पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा में बदल दिया। अनन्या ने अब अपनी पढ़ाई को एक तपस्या की तरह लेना शुरू कर दिया था, जहां नींद और चैन के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के कठिन विषयों को अपनी उंगलियों पर रट लिया था, ताकि वह समाज की व्यवस्था को बदल सके। उसे लगता था कि यदि वह एक बड़ी अधिकारी बनती है, तो वह उन गरीब पिताओं को बचा पाएगी जो संसाधनों की कमी के कारण मर जाते हैं। उसकी मेज पर उसके पिता की वह पुरानी फोटो हमेशा रहती थी, जो उसे हर पल कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करती थी। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के दौरान अनन्या का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था, लेकिन उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वह बुखार में तपते हुए भी परीक्षा केंद्र जाती और अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ उत्तर लिखती थी। उसके दिमाग में केवल पिता के वे शब्द गूंजते थे कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। वह जानती थी कि उसके पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह इस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में चुनी जाएगी। साक्षात्कार के दिन अनन्या ने बोर्ड के सदस्यों को अपनी सादगी और विचारों की गहराई से पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उससे पूछा गया कि वह सिविल सेवा में क्यों आना चाहती है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता के संघर्षों की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में सच्चाई और आंखों में समाज को बदलने का जुनून साफ दिख रहा था। चयनकर्ताओं को उसमें एक ऐसी नेतृत्व क्षमता दिखी जो केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों और अनुभवों से निकलकर आती है। वह एक आदर्श उम्मीदवार साबित हुई। वहीं दूसरी ओर पटना की सड़कों पर हरिप्रसाद का जीवन एक अंतहीन नरक की तरह बन गया था, जहां हर दिन एक संघर्ष था। दुर्घटना के बाद उनका शरीर एक तरफ से कमजोर हो गया था और उनके पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। वे उन गलियों में भटकते जहां वे कभी रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। उनके पुराने साथी या तो शहर छोड़ चुके थे या उन्हें पागल समझकर अनदेखा कर देते थे। भूख और बीमारी ने उनके शरीर को एक जिंदा कंकाल में बदल दिया था। हरिप्रसाद ने धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर दिया था, लेकिन अनन्या का नाम उनके दिल में पत्थर की लकीर की तरह था। वे फटे हुए कपड़ों में कचरे के ढेरों के पास बैठते और लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते, जिसे सुनकर लोग हंसते थे। उनके लिए भीख मांगना मौत से भी बदतर था। लेकिन जीने की जिजीविषा उन्हें रेलवे स्टेशन की ओर ले गई। वहां वे यात्रियों द्वारा फेंका गया बचा कुचा खाना उठाकर अपनी भूख मिटाते थे। उनकी आंखों की चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सर्दी की रातों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तब हरिप्रसाद के पास ओढ़ने के लिए केवल एक फटा हुआ बोरा होता था। वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सबसे अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ जाते और अपनी बेटी की बचपन की यादों को याद करते थे। वे अक्सर सपने में देखते कि अनन्या लाल बत्ती वाली गाड़ी में आई है और उन्हें गले लगा रही है। जब उनकी आंख खुलती तो सामने केवल धूल और उपेक्षा होती थी। फिर भी वे हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते थे कि आज कुछ चमत्कार होगा।
पटना रेलवे स्टेशन के पुलिसकर्मी अक्सर इन बेसहारा लोगों को डंडों से पीटकर भगा देते थे और हरिप्रसाद ने भी कई बार यह जुल्म सहा था। एक बार एक सिपाही ने उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे उनका सिर पटरी से टकरा गया और वे बेहोश हो गए। घंटों तक वे वहीं पड़े रहे, लेकिन किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। इस क्रूर दुनिया में एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं थी। वे बस एक और गुमनाम चेहरा थे जो वक्त की धूल में कहीं खोता जा रहा था। जब यूपीएससी का परिणाम आया तो अनन्या शर्मा का नाम पूरे भारत की मेरिट लिस्ट में शीर्ष 10 में चमक रहा था। समाचार पत्रों में उसकी फोटो छपी और उसे बिहार की बेटी के रूप में सम्मानित किया गया। पूरे देश ने उसकी सफलता की कहानी को सराहा, लेकिन वह असली नायक कहीं और गुमनामी में जी रहा था। अनन्या को अपनी पहली पोस्टिंग के लिए कई विकल्प दिए गए, लेकिन उसने बिना सोचे अपने गृह राज्य बिहार और विशेषकर पटना जिले को चुना। वह अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहती थी। ट्रेनिंग के दौरान अनन्या को प्रशासनिक कार्यों की बारीकियों को सिखाया गया, जहां उसे सख्त और नियमबद्ध होना सिखाया गया था। उसने सीखा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी भावनाओं को किनारे रखना पड़ता है। यही वह सीख थी जिसने उसे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। उसे लग रहा था कि वह एक आदर्श अधिकारी का कर्तव्य निभा रही है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी यह सफाई उसके पिता को और भी गहरी मुसीबत में डालने वाली है। हरिप्रसाद की याददाश्त अब इतनी धुंधली हो गई थी कि वे कभी कभी अपना खुद का नाम भी भूल जाते थे, लेकिन वे उस फटी हुई फोटो को कभी नहीं भूलते थे जिसे उन्होंने अपनी कमीज के अंदर कलेजे से सटाकर रखा था। वह फोटो ही उनके जीवन का एकमात्र प्रमाण थी कि वे कभी एक सम्मानित पिता थे। जब भी कोई उन्हें मारने आता, वे अपनी जान से ज्यादा उस फोटो को बचाने की कोशिश करते थे। उनके लिए वह फोटो ही उनकी पूरी कायनात थी, जिसे वे खोना नहीं चाहते थे। स्टेशन के अन्य भिखारियों ने उन्हें मौन बाबा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हफ्तों तक एक शब्द भी नहीं बोला था। वे बस एकटक आसमान की ओर देखते रहते और अपनी आंखों से आंसू बहाते रहते थे। उनकी आत्मा जैसे शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा को किसी का इंतजार था। विधाता ने उनकी इस मूक प्रार्थना को सुन लिया था और वह पल करीब आ रहा था जब न्याय और प्रेम का मिलन होने वाला था। अनन्या ने जब पटना के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में शपथ ली तो पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। उसने अपने भाषण में गरीबों के उत्थान की बात की, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना पिता उसी शहर की धूल चाट रहा है। वह अपनी भव्य आधिकारिक हवेली में सोती थी, जबकि उसका पिता खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरता था। यह नियति का सबसे क्रूर मजाक था जो एक ही समय में दो अलग अलग जिंदगियों में चल रहा था। अपने पहले बड़े मिशन के रूप में अनन्या ने रेलवे स्टेशन को अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला लिया ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। उसने अधिकारियों की एक बड़ी टीम और पुलिस बल को तैयार रहने का आदेश दिया। उसे लगा कि यह कदम शहर की छवि को सुधारेगा और उसे एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित करेगा। उसकी आंखों में एक कठोर चमक थी जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार थी। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर देगा। जिस दिन अभियान शुरू हुआ, स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस वाले निर्दयता से उन लोगों को भगा रहे थे जिन्होंने वहां सालों से शरण ली थी। अनन्या खुद एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी होकर इस कार्यवाही की निगरानी कर रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग रो रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। उसे लगा कि विकास के लिए ऐसी कठोरता जरूरी है। तभी उसकी नजर उस कोने की ओर गई जहां हरिप्रसाद अपनी फोटो बचा रहे थे। अनन्या ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पुलिस के पैरों में गिरकर कुछ बचाने की गुहार लगा रहा है। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि अनन्या का ध्यान अचानक भटक गया और उसने पास जाकर देखा। उस बूढ़े के चेहरे पर जो झुर्रियां और आंखों में जो लाचारी थी, वह उसे किसी की याद दिला रही थी। उसकी प्रशासनिक कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी और उसे एक अनजाना सा डर महसूस होने लगा।
उसने पुलिस वाले को रुकने का इशारा किया और उस बूढ़े के पास जाने लगी। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने उस बूढ़े के हाथ में वह फटी हुई फोटो देखी जिसे वह सीने से लगा रहा था। फोटो पर जमी धूल के बावजूद अनन्या ने खुद को पहचान लिया। वह उसकी वही फोटो थी जो उसने स्कूल के पहले दिन खिंचवाई थी। अनन्या का पूरा शरीर कांपने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह सच जो वह देख रही थी उसकी कल्पना से भी परे और भयावह था। अनन्या ने चिल्लाकर पिताजी कहा और उस गंदे बदबूदार बूढ़े के चरणों में गिर गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया और सन्नाटा छा गया। जिला मजिस्ट्रेट को इस तरह एक भिखारी के चरणों में गिरते देख पुलिसकर्मी पीछे हट गए। अनन्या ने अपने पिता के चेहरे को अपने हाथों में लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार उनसे माफी मांग रही थी, लेकिन हरि प्रसाद बस शून्य में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे इस दुनिया से दूर जा चुके हों। पटना के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अनन्या का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और अनुशासित था। उसके कार्यकाल के पहले कुछ हफ्तों में ही पूरे प्रशासन में खलबली मच गई थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने शहर की सुंदरता और व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की थी। इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु पटना रेलवे स्टेशन था, जो शहर का प्रवेश द्वार माना जाता था और जहां अव्यवस्था चरम पर थी। अनन्या का मानना था कि एक स्वच्छ शहर ही प्रगति का सच्चा प्रतीक होता है और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। प्रशासन की बैठकों में अनन्या ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्टेशन परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण और अनचाहे तत्वों से मुक्त किया जाए। उसके लिए वे भिखारी और बेघर लोग केवल एक सांख्यिकीय समस्या थे, जिन्हें शहर की छवि सुधारने के लिए हटाया जाना आवश्यक था। अधिकारियों ने उसकी दृढ़ता को देखकर तुरंत कार्यवाही की, योजना बनाई और भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की। अनन्या को लग रहा था कि वह एक महान कार्य कर रही है जो आम जनता के हित में है। उसने इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया कि इन बेसहारा लोगों का अपना भी कोई वजूद और दर्द हो सकता है। अभियान की सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया था। अनन्या अपनी आधिकारिक सफेद गाड़ी में सवार होकर स्टेशन की ओर बढ़ी, जबकि उसके पीछे पुलिस की गाड़ियों का एक लंबा काफिला चल रहा था। सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और वहां सो रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। अनन्या के चेहरे पर एक कठोर प्रशासनिक गरिमा थी, जो किसी भी प्रकार की भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती थी। उसे लग रहा था कि वह कानून के शासन को स्थापित करने जा रही है और नियम सर्वोपरि हैं। जैसे ही पुलिस बल प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुआ, उन्होंने निर्दयतापूर्वक लोगों को खदेड़ना और उनकी फटी पुरानी झोपड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस की लाठियां किसी पर भी दया नहीं दिखा रही थीं। अनन्या एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर इस पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण कर रही थी और समय समय पर अपने मातहतों को दिशा निर्देश दे रही थी। उसे लग रहा था कि यह गंदगी साफ करना अनिवार्य है ताकि यात्री सुरक्षित महसूस कर सकें। उस समय उसे उन कराहती आवाजों और रोते हुए चेहरों में कोई मानवीय सरोकार नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के एक सुदूर और अंधेरे कोने में हरि प्रसाद अपनी फटी हुई बोरी के साथ लेटे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। सायरन और चीख पुकार सुनकर उनके मन में एक अनजाना डर समा गया, लेकिन उनके शरीर में भागने की शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी कमीज के भीतर छिपी उस तस्वीर को और भी जोर से भींच लिया जो उनकी एकमात्र संपत्ति थी। उनके लिए यह केवल एक पुलिस कार्यवाही नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया के ढहने की आहट थी। वे बस इतना चाहते थे कि उनकी यह आखिरी निशानी उनसे कोई न छीने। अनन्या के मन में उस समय एक द्वंद्व चल रहा था, जिसे वह दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह एक सख्त अधिकारी की छवि बनाए रखना चाहती थी।
उसे अपनी ट्रेनिंग के वे दिन याद आ रहे थे जहां सिखाया गया था कि कानून का पालन करते समय व्यक्तिगत सहानुभूति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। उसने सोचा कि यदि वह आज ढिलाई बरतेगी तो पूरा शहर फिर से कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। उसके लिए यह सफाई अभियान एक बड़ी परीक्षा थी जिसे उसे हर हाल में सफल बनाना था। वह अपनी जड़ों और गरीबी के अनुभवों को भूलकर केवल नियमों की भाषा बोल रही थी। कार्यवाही के दौरान एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को लात मारकर उठाने की कोशिश की जो स्टेशन की दीवार से सटकर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो शोर के बावजूद अनन्या के कानों तक पहुंच गई। अनन्या ने पहली बार अपनी नजरें उस दिशा में घुमाईं जहां से वह आवाज आई थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने सुरक्षा गार्ड को रुकने का इशारा किया और धीरे धीरे उस भीड़ की ओर कदम बढ़ाने लगी जहां वह बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर तड़प रहा था। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। जैसे जैसे अनन्या उस बूढ़े व्यक्ति के करीब जा रही थी उसके चारों ओर मौजूद अधिकारियों की भीड़ छंटने लगी और एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। वह बूढ़ा आदमी मिट्टी में सना हुआ था और उसके बाल धूल से सफेद हो चुके थे जिससे वह किसी प्राचीन खंडहर जैसा लग रहा था। अनन्या ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया जब उसने देखा कि वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के बजाय एक फटे हुए कागज के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस दृश्य में कुछ ऐसा था जिसने अनन्या की प्रशासनिक कठोरता को एक ही पल में पिघलाकर रख दिया। वह कांपते हुए और करीब पहुंची। जब अनन्या उस बूढ़े के बिल्कुल पास पहुंची और उसने उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे को गौर से देखा तो उसे लगा कि जैसे आसमान फट गया हो। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हरि प्रसाद थे जिन्हें वह सालों पहले मरा हुआ मानकर उनकी पुण्यतिथि मनाती आ रही थी। उनके दाहिने हाथ पर बना वह जलने का निशान और उनकी आंखों की वह परिचित चमक जो अब धुंधली पड़ चुकी थी अनन्या के लिए सबसे बड़ा सदमा थी। उसकी पूरी सत्ता, उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी और उसका पद, सब कुछ इस भयानक सत्य के सामने तुच्छ हो गए। अनन्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई जिससे उसकी रेशमी साड़ी धूल में सन गई। उसने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया और पिताजी पुकारते हुए जोर जोर से रोने लगी जिससे पूरा स्टेशन परिसर स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सख्त जिला मजिस्ट्रेट को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वह बार बार उनके हाथ चूम रही थी और उनसे माफी मांग रही थी लेकिन हरिप्रसाद की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वे बस डरी हुई नजरों से उसे देख रहे थे। अनन्या को अब समझ में आ रहा था कि जिस गंदगी को वह साफ करने आई थी उसी का हिस्सा उसके पिता बना दिए गए थे। उसने महसूस किया कि शंभूनाथ ने कितनी बड़ी साजिश रची थी जिसके कारण उसे अपने ही पिता को भिखारी के रूप में देखना पड़ा। उसका हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया था क्योंकि उसने अनजाने में अपने ही पिता को प्रताड़ित करने का आदेश दिया था। वह अधिकारी जो पूरे जिले का भाग्य लिख रही थी आज अपने ही पिता की दुर्दशा के सामने सबसे लाचार इंसान साबित हुई थी। उसके लिए यह सफलता एक अभिशाप बन गई थी। स्टेशन पर मौजूद भीड़ और यात्री इस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे जहां एक शक्तिशाली अधिकारी एक भिखारी के गले लगकर रो रही थी। अनन्या ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे उसके पिता को सावधानी से उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाएं। उसने किसी की परवाह नहीं की और खुद अपने आंचल से उनके चेहरे की धूल साफ करने लगी जिससे उसकी ममता और दुख साफा झलक रहा था। उसने सफाई अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया और अपने मातहतों को कड़ी फटकार लगाई। उस समय उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट का पद गौण और पिता की सेवा सर्वोपरि हो गई थी। गाड़ी में बैठते समय हरिप्रसाद बुरी तरह कांप रहे थे और अनन्या को कोई अजनबी समझकर उससे दूर हटने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और धीमे स्वर में उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि वह उनकी अनु है
उनके अणु है उन्हें बार दादू, शरीर से आ रही दुर्गंध और उनकी जर्जर हालत अनन्या के दिल को छलनी कर रही थी, जिसे उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उसे अपनी उस शिक्षा और पद पर घृणा होने लगी जिसने उसे अपने ही पिता की सच्चाई से इतना दूर कर दिया था। उसने ड्राइवर को सीधे सबसे बड़े अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की एक पूरी टीम अनन्या के आदेश पर तुरंत तैनात हो गई। लेकिन अनन्या का मन अभी भी शांत नहीं था। वह बार बार शंभूनाथ के चेहरे को याद कर रही थी और उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी थी, जिसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। उसने तय किया कि वह न केवल अपने पिता को स्वस्थ करेगी, बल्कि उस गुनहगार को भी कड़ी सजा देगी जिसने यह सब किया। रात भर वह अपने पिता के बेड के पास बैठकर उनकी उंगलियों को सहलाती रही और रोती रही। उसकी यह जीत हार से भी कहीं अधिक दर्दनाक और सबक देने वाली थी। अनन्या ने सोचा कि कर्मों का फल किस तरह अप्रत्याशित रूप से सामने आता है और इंसान की योजनाओं को मिट्टी में मिला देता है। वह खुद को दोषी मान रही थी कि उसने बिना गहराई से जांच किए शंभू की बातों पर विश्वास कैसे कर लिया। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता ने अपनी खुशियों का गला घोंटकर उसे इस काबिल बनाया था और उसने उन्हें क्या दिया, अकेलापन और अपमान। उसे महसूस हुआ कि सच्चा न्याय केवल फाइलों में नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों में होता है जिन्हें हम अक्सर सफलता की दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। उसका मन आत्ममंथन की गहरी आग में जल रहा था। हरि प्रसाद की देह पर पड़े हुए पुराने घाव और उनकी फटी हुई चमड़ी इस बात की गवाह थी कि उन्होंने कितने कष्ट सहे थे। अस्पताल की सफेद चादरों पर उनका महिला शरीर एक गहरा विरोधाभास पैदा कर रहा था, जो समाज की असमानता को उजागर करता था। अनन्या ने नर्सों को हटाकर खुद उनके हाथ पैर साफ किए, जैसे वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही हो। उनकी आंखों में अभी भी वही खालीपन था जो अनन्या को डरा रहा था, क्योंकि वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनके कानों में अपना नाम फुसफुसाती, इस उम्मीद में कि शायद कोई पुरानी स्मृति जाग जाए। कलेक्ट्रेट के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जिला मजिस्ट्रेट के पिता एक भिखारी के रूप में मिले हैं। कुछ अधिकारी सहमे हुए थे कि अब अनन्या का गुस्सा किस पर गिरेगा, जबकि कुछ इसे एक चमत्कार मान रहे थे। पुलिस विभाग के वे जवान जो स्टेशन पर तैनात थे, अब अपनी नौकरी बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्होंने हरिप्रसाद के साथ बदसलूकी की थी। अनन्या ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो। उसके व्यक्तित्व में अब एक नया और अधिक न्यायप्रिय रूप उभरकर सामने आ रहा था। अनन्या ने तुरंत पुलिस अधीक्षक को फोन किया और शंभूनाथ की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। उसे पता था कि शंभू ने न केवल उसे धोखा दिया था, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में भी हेराफेरी की थी। वह चाहती थी कि शंभू को उसी तरह की जिल्लत और बेबसी का एहसास हो जो उसके पिता ने झेली थी। उसके अंदर की बेटी और जिला मजिस्ट्रेट दोनों अब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। उसने अपने कार्यालय के सभी काम स्थगित कर दिए और अपना पूरा समय केवल अपने पिता की देखभाल और जांच की निगरानी में लगा दिया। जब अनन्या ने वह फटी हुई फोटो दोबारा देखी, तो उसे समझ आया कि यही वह चीज थी जिसने उसके पिता को जिंदा रखा था। उस फोटो में वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी, जो अब कहीं खो गई थी। उसने उस फोटो को अपने माथे से लगाया और महसूस किया कि उसके पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी ताकि वह इस मुकाम तक पहुंच सके। वह फोटो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह उनके अटूट प्रेम और विश्वास का एक पवित्र प्रमाण था। उसे अब उस फोटो को संजोकर रखना था। रात के सन्नाटे में अस्पताल का कमरा केवल मशीनों की बीप बीप आवाज से गूंज रहा था, जो अनन्या के तनाव को और बढ़ा रही थी। वह बार बार अपने पिता के माथे पर हाथ रखती और देखती कि उन्हें होश आया या नहीं। उसे डर था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो और उसके पिता उसे पहचाने बिना ही
इस दुनिया से विदा न ले लें। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे केवल एक बार उनसे बात करने का मौका मिले, ताकि वह अपनी गलतियों की माफी मांग सके। उसके लिए वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे कठिन रात थी। अगले दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई, तो हरिप्रसाद ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। उन्होंने अपने सामने बैठी अनन्या को देखा और उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की और कांपती हुई मुस्कान आई। अनन्या ने उनकी आंखों में वह पहचान की चमक देखी जिसका वह बेताबी से इंतजार कर रही थी। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों से खुशी के आंसू बहाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका खोया हुआ संसार उसे वापस मिल गया है। हालांकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद जरूर जग गई थी। अनन्या ने महसूस किया कि शक्ति और प्रतिष्ठा केवल तभी सार्थक होती है जब वे अपनों की सुरक्षा और सम्मान का आधार बन सके। उसने तय किया कि वह अब कभी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेगी और उन्हें वह सारा सम्मान दिलाएगी जिसके वे हकदार थे। उसे पता था कि आने वाले दिन कठिन होंगे और शंभूनाथ जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन अब वह डरी हुई नहीं थी। उसके पास उसके पिता का आशीर्वाद और सच की ताकत थी, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस दे रही थी। वह अब एक नई और अधिक संवेदनशील अनन्या शर्मा बन चुकी थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल था और पुलिसकर्मी निर्दयता से बेसहारा लोगों को वहां से हटा रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट अनन्या शर्मा एक दूरी पर खड़ी होकर इस पूरी कार्यवाही की निगरानी कर रही थी। उसकी आंखों में एक कठोर प्रशासनिक चमक थी जो अनुशासन और व्यवस्था की मांग कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह शहर की गंदगी को साफ कर रही है और यह उसका कर्तव्य है। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक अत्यंत दुर्बल वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो लाठी के प्रहार से बचने की कोशिश कर रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति मिट्टी से स्ने हुए फटे कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही एक पुलिसकर्मी ने उसे धक्का दिया, उसके हाथ से एक छोटी सी पीतल की कटोरी छिटक कर दूर गिर गई। वह बूढ़ा आदमी जमीन पर रेंगते हुए अपनी उस इकलौती संपत्ति को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। अनन्या के दिल में अचानक एक अजीब सी टीस उठी, जिसने उसकी प्रशासनिक कठोरता को हिलाकर रख दिया। उसने पुलिस वाले को रुकने का इशारा किया और खुद उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम अनिश्चित थे। जब अनन्या उस वृद्ध के बिल्कुल करीब पहुंची, तो हवा में फैली बदबू और धूल ने उसे परेशान नहीं किया। उसकी नजर उस बूढ़े के दाहिने हाथ पर टिक गई थी, जहां एक गहरा और पुराना जलने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वह निशान अनन्या को अपने बचपन की उस भयानक रात की याद दिला गया, जब उसके पिता ने उसे आग से बचाया था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसका गला रुंध गया। उसने कांपते हाथों से उस वृद्ध के चेहरे पर जमी धूल को हटाने की कोशिश की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही धूल की परत हटी, हरिप्रसाद की धुंधली और पथराई हुई आंखें अनन्या की आंखों से मिलीं। उन आंखों में पहचान की कोई किरण नहीं थी, लेकिन उनकी बनावट और उनमें छिपा दर्द अनन्या के लिए सब कुछ बयां करने के लिए काफी था। अनन्या की चीख निकल गई और वह अपने पद की गरिमा भूलकर वहीं स्टेशन की गंदी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अधिकारियों और यात्रियों की भीड़ यह देखकर सन्न रह गई कि उनकी ताकतवर जिला मजिस्ट्रेट एक भिखारी के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रो रही थी। अनन्या ने चिल्लाकर पिताजी कहा और यह आवाज पूरे स्टेशन परिसर में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल दहल गया। उसके आंसू उसकी महंगी सिल्क की साड़ी पर गिर रहे थे, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह बार बार उनके गंदे हाथों को चूम रही थी और अपनी उन गलतियों के लिए माफी मांग रही थी जो उसने अनजाने में की थी। उसका अहंकार और सत्ता का गौरव एक पल में मिट्टी में मिल गया था। वह अब केवल एक लाचार बेटी थी जिसने अपने पिता को नरक में पाया था। मर्दल करे।
वहां मौजूद पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उनके हाथ में पकड़ी लाठियां अपने आप नीचे झुक गईं। जिस व्यक्ति को वे कुछ देर पहले कचरा समझकर हटा रहे थे, वह उनके जिले की सबसे बड़ी अधिकारी का पिता निकला। माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया था, जिसे केवल अनन्या के रोने की आवाज चीर रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक पिता इस हाल तक कैसे पहुंचा और उसकी बेटी अधिकारी बनने के बावजूद उससे बेखबर कैसे रही। हरिप्रसाद अनन्या को एक अजनबी की तरह देख रहे थे और डर के मारे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज के अंदर हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। जब अनन्या ने उसे देखा तो वह पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि वह उसकी अपनी वही फोटो थी जो उसने अपनी पहली सफलता पर पिता को दी थी। इतने सालों के संघर्ष और बीमारी के बावजूद हरिप्रसाद ने उस फोटो को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। यही उनकी जीने की एकमात्र शक्ति और आशा थी। अनन्या ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि दुनिया ने उन्हें उनसे छीन लिया था। उसे शंभूनाथ की हर वो बात याद आई जिसने उसे यकीन दिलाया था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अपनी बेवकूफी और अंधे विश्वास पर घृणा होने लगी, जिसने उसे इतने सालों तक अपने पिता से दूर रखा। वह महसूस कर रही थी कि उसने अपनी सफलता की जो इमारत खड़ी की थी, वह उसके पिता के बलिदानों की राख पर बनी थी। उसने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि वे उसके पिता को अत्यंत सम्मान और सावधानी के साथ उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाएं। उसने किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और खुद अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की नीली बत्ती अब गौरव का नहीं, बल्कि एक गहरी शर्म और पश्चाताप का प्रतीक लग रही थी। उसने ड्राइवर को सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम पहले से ही उसकी सूचना पर तैयार खड़ी हुई थी। अस्पताल के गलियारे में जब जिला मजिस्ट्रेट अपने पिता के फटे हुए कपड़ों को पकड़े हुए गुजरी, तो हर किसी की आंखें नम थीं। डॉक्टरों ने तुरंत हरिप्रसाद को आईसीयू में भर्ती किया और उनके शरीर की जांच शुरू की, जो कुपोषण और उपेक्षा का शिकार था। अनन्या ने नर्सों को हटा दिया और खुद अपने पिता के पैर धोने लगी, जैसे वह किसी पवित्र मंदिर में सेवा कर रही हो। उसे लग रहा था कि वह जितनी भी सेवा करे, वह उनके उस त्याग के सामने बहुत छोटी होगी जो उन्होंने उसके लिए किया था। रात भर अनन्या अपने पिता के बेड के बगल में एक साधारण कुर्सी पर बैठी रही और उनकी एक एक सांस की गिनती करती रही। उसने अपनी वर्दी नहीं बदली थी, क्योंकि वह उसे अपनी विफलता की याद दिला रही थी। उसने महसूस किया कि पद और प्रतिष्ठा केवल कागज के फूल हैं, जिनमें कोई सुगंध नहीं होती। असली खुशबू तो माता पिता के आशीर्वाद में होती है। वह भगवान से बस एक ही भीख मांग रही थी कि उसके पिता की याददाश्त वापस आ जाए और वे उसे एक बार फिर अनु कहकर पुकारें। अगली सुबह जब शहर के समाचार पत्रों में यह खबर छपी, तो पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। लोग अनन्या की हिम्मत और उसके पिता के संघर्ष की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अनन्या इन सब से दूर अस्पताल के एक बंद कमरे में अपनी आत्मा से युद्ध कर रही थी। उसने अपनी जांच टीम को आदेश दिया कि शंभूनाथ को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाए और उसे उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके अंदर की न्यायप्रिय अधिकारी अब एक प्रतिशोधी बेटी का रूप ले चुकी थी। अनन्या ने अपने कार्यालय के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया, क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता केवल उसके पिता थे। उसने महसूस किया कि व्यवस्था सुधारने से पहले उसे अपने खुद के परिवार के साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकता करना होगा। उसने कसम खाई कि वह शंभूनाथ को कानून के ऐसे शिकंजे में फंसाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी किसी के साथ ऐसा धोखा करने से डरेंगी। उसके दिल में जल रही वह आग अब केवल सत्य और न्याय की स्थापना के बाद ही शांत होने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, हरिप्रसाद की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वे अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। अनन्या उनके सिर पर हाथ फेरती और उन्हें पुरानी कहानियां सुनाती।
इस उम्मीद में कि शायद कोई पुरानी स्मृति उनके दिमाग में हलचल पैदा करे। वह जानती थी कि यह रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पूरी प्रशासनिक शक्ति को अब अपने पिता के पुनरुद्धार और दोषियों को सजा दिलाने के एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया था। अनन्या के लिए वह अस्पताल का कमरा अब उसकी पूरी दुनिया बन गया था, जहां वह अपने अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि शक्ति का असली परीक्षण तब होता है जब आप अपनों की रक्षा कर सकें, वरना वह केवल एक खोखला दिखावा है। वह हर पल उस पल को याद कर रही थी जब उसने अनजाने में अपने पिता को हटाने का आदेश दिया था, और वह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। अस्पताल के उस शांत और सफेद कमरे में सुबह की पहली किरण ने जब दस्तक दी, तो हरिप्रसाद की चेतना धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उनकी आंखों के सामने अब वह धुंधली दुनिया नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी बेटी अनन्या का रोता हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उन्होंने बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में अपनी बेटी का नाम पुकारा, जिसे सुनकर अनन्या के दिल का सारा बोझ एक पल में उतर गया। वह दृश्य ऐसा था जैसे किसी ने सदियों के सूखे के बाद प्यासी धरती पर अमृत की बूंदें छिड़क दी हों। अनन्या ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों से खुशी के अनगिनत आंसू बहाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका खोया हुआ संसार वापस मिल गया है। हरिप्रसाद की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी, और उन्होंने अपनी अनु को उसके जिला मजिस्ट्रेट की वर्दी में देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने टूटे हुए शब्दों में बताया कि कैसे वे इतने सालों तक उसे स्टेशन पर ढूंढते रहे और कैसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पिता और पुत्री का यह मिलन केवल शारीरिक नहीं बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन था। जैसे ही हरिप्रसाद की हालत में सुधार हुआ, अनन्या ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करते हुए शंभूनाथ के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। पुलिस की एक विशेष टीम ने शंभू के घर पर छापा मारा, जहां से वे फर्जी दस्तावेज बरामद हुए जिनसे उसने हरिप्रसाद की जमीन हड़पी थी। शंभू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे थे और उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अब समझ आ रहा था कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गांव के लोगों को जब सच्चाई का पता चला तो वे दंग रह गए और उन्होंने शंभूनाथ के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। शंभू को जब पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा था, तो उसकी आंखों में वही डर और बेबसी थी जो कभी उसने हरिप्रसाद की आंखों में दी थी। अनन्या ने सुनिश्चित किया कि उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत पेश किए जाएं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसे अब उस जमीन का मोह नहीं था, बल्कि वह अपने पिता के अपमान का बदला कानून के दायरे में रहकर लेना चाहती थी। अदालत में जब हरिप्रसाद ने गवाही दी, तो उनकी आवाज में वह सच्चाई और दृढ़ता थी जिसने जज के साथ साथ वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को झकझोर दिया। शंभूनाथ को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे पूरे जिले में न्याय की जीत का संदेश गया। अनन्या ने महसूस किया कि सच्चा न्याय केवल फाइलों में नहीं होता, बल्कि उन मासूम लोगों को उनका हक दिलाने में होता है जो अपनी आवाज उठाने की शक्ति खो चुके होते हैं। वह बहुत शांत थी। पिता के स्वस्थ होने के बाद अनन्या उन्हें अपने भव्य सरकारी बंगले में ले आई, जहां उनकी सेवा के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बंगले के सबसे बड़े और हवादार कमरे को अपने पिता के लिए सजाया और वहां उनकी पुरानी यादों से जुड़ी हर चीज को सहेज कर रखा। हरिप्रसाद अब एक भिखारी नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी के सम्मानित पिता थे। लेकिन उनकी सादगी में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अब भी सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पौधों की देखभाल करते और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते थे। अनन्या ने इस व्यक्तिगत अनुभव से सीख लेते हुए पूरे जिले में हरिप्रसाद योजना नामक एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों और बेसहारा लोगों की सेवा करना था। उसने शहर के हर कोने में रैन बसेरे
और मुफ्त चिकित्सा केंद्रों का जाल बिछा दिया ताकि किसी और पिता को स्टेशन पर भीख न मांगनी पड़े। वह अब केवल एक सख्त प्रशासक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ममतामयी मां की तरह काम कर रही थी जो समाज के हर दुखियारे के आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसने रेलवे स्टेशन के उस कोने में, जहां उसने अपने पिता को पाया था, एक सुंदर सी प्रतिमा और एक प्रेरणादायक संदेश लिखवाया ताकि लोग मानवीय मूल्यों को याद रखें। वह अक्सर शाम को वहां जाती और उन गरीब लोगों के बीच समय बिताती जो अब उसे अपनी बेटी की तरह सम्मान देते थे। उसकी लोकप्रियता अब जिले की सीमाओं को लांघकर पूरे राज्य में फैल चुकी थी और उसे गरीबों की मसीहा कहा जाने लगा था। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि उसकी सफलता का असली अर्थ क्या है। हरिप्रसाद की आंखों की रोशनी अब पूरी तरह वापस आ गई थी और वे बड़े चाव से अपनी बेटी की सफलता की खबरें अखबारों में पढ़ते थे। उन्हें लगता था कि उनके द्वारा बोया गया मेहनत और ईमानदारी का बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हजारों लोग सुकून पा रहे हैं। उन्होंने अनन्या को सिखाया कि शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। उनके मार्गदर्शन में अनन्या ने कई ऐसे बड़े सुधार किए जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अनन्या और उसके पिता अपने पुराने गांव के उस छोटे से खेत में खड़े थे जो अब उन्हें वापस मिल चुका था। हरिप्रसाद ने मिट्टी की एक मुट्ठी ली और उसे अपने माथे से लगाया। उनकी आंखों में तृप्ति के आंसू थे। अनन्या ने महसूस किया कि जिस वतन की मिट्टी में उसके पिता का पसीना बहा था, वही मिट्टी आज उन्हें फिर से स्वीकार कर रही थी। वह पल पूर्णता का था, जहां अतीत की सारी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी और भविष्य सुनहरा दिख रहा था। अनन्या ने अपने पिता से कहा कि वह अब कभी उन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगी और उनका सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि कर्म ही वह धागा है जो हमें अपनों से जोड़ता है और हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन की तपस्या सफल हो गई है और अब उन्हें मरने का कोई गम नहीं होगा। वह वातावरण बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण था, जैसे प्रकृति भी उस पल का सम्मान कर रही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनन्या का नाम देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की सूची में सबसे ऊपर आने लगा। लेकिन वह जमीन से हमेशा जुड़ी रही। उसने अपने बंगले के दरवाजे हर गरीब के लिए हमेशा खुले रखे और न्याय की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया कि कोई भी शंभूनाथ फिर से पैदा न हो सके। उसके पिता उसके साथ रहकर हर कदम पर उसे सही और गलत का अंतर समझाते थे, जिससे उसकी निर्णय क्षमता और भी बेहतर होती गई। वह एक आदर्श बन चुकी थी। कहानी का यह सुखद अंत हमें यह सिखाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। हरिप्रसाद और अनन्या का संघर्ष उन लाखों लोगों के लिए एक मशाल है जो गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कानून की ताकत और पिता की दुआओं ने मिलकर एक ऐसी नई सुबह का निर्माण किया था जिसमें अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, त्याग और न्याय की महत्ता समझाती रहेगी, जो सदा अमर रहेगी। अंतिम दिनों में हरिप्रसाद ने एक वृद्धाश्रम की नींव रखी, जहां वे खुद जाकर वहां रहने वाले बुजुर्गों को कहानियां सुनाते और उनके साथ समय बिताते थे। अनन्या ने उस आश्रम का नाम पितृछाया रखा और उसे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान करने का संकल्प लिया। वहां रहने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि उन्हें अपनी खोई हुई संतान वापस मिल गई है। अनन्या और हरिप्रसाद ने मिलकर सेवा का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जहां केवल करुणा और प्रेम का ही शासन चलता था। रात के सन्नाटे में जब अनन्या अपनी डायरी लिखती, तो वह हमेशा यही लिखती कि वेशभूषा और पद केवल बाहरी आवरण है। असली इंसान वही है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। उसे याद आता था कि कैसे एक फटे कंबल वाले बूढ़े ने उसे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था, और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था।
उसने अपनी वर्दी को केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी माना जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक निभाना चाहती थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह शांत थी।